जय हिंद दोस्तों। आज बात करता हूँ मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। इसमें बताऊंगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसमें डोबे-राइनर का त्रिक संबंध नियम है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोजले ने दी थी, और लास्ट में देखते हैं इसके टेस्ट में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी पर चर्चा भी करूँगा। तो देखते हैं पहले अपने अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है यहाँ पे डोबे-राइनर का त्रिक संबंध सिद्धांत। ठीक, इन्होंने इसका पहला पॉइंट देखते हैं। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। डोबे-राइनर ने तत्वों को तीन तीन के समूह में रखा और इस समूह को ही त्रिक कहा गया या त्रिक संबंध नियम कहा गया। अगला देखते हैं इनका पॉइंट। डोबे-राइनर ने समूह में तीन तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा था। कैसे क्रम में रखा था? बढ़ते हुए क्रम में रखा था। बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन, बेरियम और आयोडीन। यहाँ पे देखते हैं लिथियम का होता है 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। यानी कि इनने कहा था पहला वाला और तीसरा वाला को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना, तो कितना अपने बीच के लगभग बराबर हो जाएगा। ऐसे 39 और प्लस का 7 करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो टोटल कितना हो जाएगा 46/2, यानी निकल के आ जाएगा 23, यानी बीच के औसत के लगभग के बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, ये नियम यहाँ पे अच्छे से लागू हो रहा था। लेकिन कमियाँ क्या पाई गई इनकी? तो कमियाँ पाई गई हैं इनकी कि सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सके। यह इनकी सबसे बड़ी कमी थी, सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं जमा सके थे। ठीक है, इसलिए इनका नियम क्या हो जाता है? फेल होता है। इसके बाद आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम लेके आए। इन्होंने क्या किया? न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया या इसको सजाया। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 56 थी। ठीक, अगला पॉइंट है, तो न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन में सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया। कहाँ से शुरू किया था? हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम पे समाप्त कर दिया था। अगला पॉइंट है, क्लासिफिकेशन में या वर्गीकरण में उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने से 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। क्या रखता है? समानता रखता है। मतलब कहने का मतलब था, जो ऐसे कि हाइड्रोजन एक गैस, इसको छोड़ के लिथियम का जो भी होता है वो हमारे किसके? सोडियम के बराबर होता है। जैसे गुणधर्म हमारे लिथियम के होंगे और वैसे ही गुणधर्म हमारे यहाँ पे सोडियम के हो गए। तो यानी इनने कहा था हर 8वां तत्व पहले वाले तत्व से समान गुणधर्म रखता है। इन्होंने यह ऐसा बता दिया था। यह नियम किसका था? अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इनकी कमियां क्या पाई गई? तो कमियां देखते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद यह नियम फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व हैं। कितने? 56 ही तत्व हैं। पर बाद में कई नए तत्वों की और भी खोज हुई, तो इनका नियम भी क्या हो गया? फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद आए थे मेंडलीव। क्या आए थे? मेंडलीव। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यहाँ से देखते हैं। पहला पॉइंट है, मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रशियन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा। अब ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। यानी कि सारणी के रूप में किसने बसाया था? सबसे पहले मेंडलीव जी ने ही बसाया था। ठीक है, अगला पॉइंट है, मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में टेबल में अरेंज किया था। ये क्या किया था? टेबल में अरेंज किया था। लेकिन किस में? द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान के रूप के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। अगला इनका पॉइंट क्या है? मेंडलीव ने आवर्त सारणी को ग्रुप यानी कि वर्ग और पीरियड यानी कि आवर्त यानी जो ग्रुप थे वैसी खड़ी लाइनें थी, जो इसके आवर्त या पीरियड थे वैसी लेटी हुई लाइनें थीं। ठीक है,
अगला इनका पॉइंट है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग तथा 7 आवर्त थे। क्वेश्चन यहाँ से कईयों बार पूछा गया है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, तो 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। इनकी कमियां क्या पाएंगी बाद में, तो इनकी कमियों को देखते हैं। सबसे पहले, समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था। जो समान गुण धर्म वाले थे उनको अलग रख दिया गया, तो कमी तो हो गई यहाँ पे। दूसरा देखते हैं कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्वों को कम एटॉमिक मास वाले तत्वों से पहले रख दिया गया। मतलब कि क्या, देखते हैं। जैसे कि आयोडीन का एटॉमिक मास द्रव्यमान संख्या होता है 126.92, 126.92 है। तो टेलोरियम का कितना है, 127.61 के बाद रखा गया। यानी टेलोरियम का मान पहले रख दिया गया और आयोडीन का मान बाद में रखा गया। यानी कि कहने का मतलब है कि टेलोरियम को पहले रखा गया और आयोडीन को बाद में रखा गया। अब ये तो गलत हो गया, पहले ज़्यादा वाले को कैसे रख सकती, इसलिए इनका भी कुछ ना कुछ कमियां पाएंगी। ठीक है, क्या पाएंगे, इनकी भी कमियां पाएंगी। फिर आई आधुनिक आवर्त सारणी। फिर क्या आई, आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसके बारे में देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो बात करते हैं सन 1913 में क्या हुआ था। सन 1913 में हेनरी मोसले ने एलिमेंट के एक नए गुण एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या की खोज की। क्या, किसकी खोज की, परमाणु संख्या की खोज की। ठीक, और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया, या वर्गीकृत किया मतलब सजाया। तो पहली बार परमाणु क्रमांक के बेस के रूप में किसने सजाया था, तो मोसले ने सजाया था। अभी तक जितने वैज्ञानिक है उन्होंने किसके बेस में सजाया था, द्रव्यमान संख्या के हिसाब से सजाया था। और जब मोसले आया तो इन्हें परमाणु क्रमांक के हिसाब से सजाया। तो देखते हैं एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एटॉमिक मास को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तीसरा, किसी भी परमाणु तत्व का सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर की बात है तो देखते हैं, इसका भी देखते हैं। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु क्रमांक 3। तो यहाँ पे लिया गया है लिथियम को, दूसरे में लिया गया है बेरिलियम को, तीसरे में लिया गया है बोरॉन को। ठीक, अब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। इसलिए इसके जितने इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं बाहरी कक्षाओं में, और उतने ही इसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। सभी में देख लेना। ठीक है, अब बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 और लास्ट 2, क्योंकि 2, 8, 8, 18 के हिसाब से सजाया जाता है। तो यानी पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। लेकिन परमाणु क्रमांक कितना है, 4, यानी इसके प्रोटॉन कितने होंगे, 4। अब अगला देखते हैं, बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 5 होता है। तो इसमें प्रोटॉन तो 5 रहेंगे ही, लेकिन पहली वाली कक्षा में कितने, 2, वर्ग वाली कक्षा में कितने हो जाएंगे ऐसे, इसमें कितने बचे हैं, तीनों बचे हैं, तो 3 हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, अगर जी समझ में आ गया हो तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं परमाणु या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या या एटॉमिक मास के बारे में एक बार देखते हैं। दो ये लिखा है लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक मास यानी 6.9 जो होता है द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। लेकिन जो ऊपर वाला होता है 3 जो होता है परमाणु क्रमांक। ठीक, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ से एटॉमिक मास इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर 2 गुणे एटॉमिक यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि परमाणु क्रमांक इसका 3 है तो द्रव्यमान संख्या लगभग इसका दुगना है। कितना है, लगभग इसका दुगना है। ठीक, और इसका देखते हैं, इसका अगला पॉइंट है सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं इसकी। तो सेल स्ट्रक्चर में देखते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो बीचों बीच में होता है क्या, नाभिक होता है। नाभिक के पहली वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, कितने बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि 2, 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कितने होती है, 6, और 6 ही इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है जो नाभिक में उपस्थित होती है। ठीक है,
अब इसकी कक्षाएं देखते हैं। पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं, यानी इन्हें कहते हैं उपकक्षा के एल एम एन। के एल एम एन। के में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एम में 18 भरे जाएंगे और इसमें 32 भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसका अगला टॉपिक क्या है देखते हैं उससे भी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है किसको? हाइड्रोजन को लिया गया है। किसको लिया गया है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, पता ही होगा कितनी होती है? 1 होती है। इसलिए हाइड्रोजन को पहले स्थान पे रखा गया है। कौन से स्थान पे रखा गया है? पहले स्थान पे रखा गया है। अब इसके देखते हैं कि पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तीसरे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। चौथे में कितने होते हैं? 18 होते हैं। पाँचवें में कितने होते हैं? 18 होते हैं। छठे में कितने होते हैं? 32 होते हैं। और शेष जितने बचते हैं वो हमारे 7वें आवर्त में आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 7वें आवर्त में आ जाते हैं। तो देखते हैं इसके पहला आवर्त ये है, 2। इसमें कितने हैं? 1 और 2। दूसरे आवर्त में कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे में भी कितने होंगे? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठवें में 32, ऐसी टाइप से होते हुए चले जाते हैं। तो एक बार इस वाली लाइन को जरूर आप लोग एक बार नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए 5वें आवर्त में या हमारे 4वें आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से कन्फ्यूजन होना नहीं है। एक बार अच्छे से इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना। अगर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो पहले तो इस वीडियो को रोककर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ और विशेष बात करते हैं। तो देखते हैं कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको 5 ग्रुप के बारे में जानकारी होना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? ग्रुप नंबर 1। कौन सा? ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 के बारे में थोड़ी अच्छे से डिटेल देखते हैं। इसको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम यहाँ पे होते हैं। यानी इस ग्रुप के तत्वों को अल्कली मेटल या क्षारीय धातु कहते हैं। तो पहले वाले हम अपने ग्रुप को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं पहले वाले ग्रुप को। इसमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं सभी क्षारीय धातु कहलाते हैं, इंग्लिश में अल्कली मेटल कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप में। तो दूसरे ग्रुप में पाए जाने वाले तत्वों को अल्कलाइन, इनका मतलब होता है क्षारीय मृदा धातु। पहले को कहते हैं क्षारीय धातु, दूसरे को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो दूसरे ग्रुप को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अब बात करते हैं 11वें की। इसमें क्या कहते हैं? इस वर्ग में आने वाले तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। कौन सा? सिक्का धातु कहा जाता है, क्योंकि पुराने समय में कॉपर के Ag यानी कि सिल्वर, Au यानी कि सोना, इनके सभी के सिक्के ढाले गए हैं। इसलिए इस 11वें वर्ग ग्रुप को क्या कहा गया है? सिक्का धातु वर्ग भी कहा जाता है। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 17 को। तो ग्रुप नंबर 17 है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी कि इसमें देखते हैं इन्हें हैलोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ग्रुप नंबर 17 को या वर्ग नंबर 17 को क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं, यानी हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप में आने वाले तत्व सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब सबसे जल्दी क्रियाशील कैसे हो जाता है? क्योंकि इसको यहाँ तक जाने में 18 तक जाने में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसलिए तुरंत ये क्रिया कर लेता है। ऐसा नहीं है ये नहीं करते, इसमें जितने भी तत्व होते हैं तुरंत क्रिया करने वाले होते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ग्रुप नंबर 18 को। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। ग्रुप नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में क्या होता है? इस ग्रुप नंबर 18 को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, शून्य वर्ग के नाम से। किस नाम से? शून्य वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें अपना हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है,
तमाम अक्रिय गैसें होती, इनर्ट गैस बोलते हैं इन्हें हम, क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। इसे शून्य समूह या शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें जितनी भी हमारी गैस पाई जाती हैं सभी कैसे होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। कौन सी गैसें, अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसें, जो अक्रियाशील गैस भी इनको बोल सकते हैं, तो वो सभी इसमें पाई जाती हैं। अब देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा विशेष अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हैं, पूछे जाते हैं। अभी तक कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो कुल तत्वों की संख्या 118। इस 118 में हमारी 91 धातुएं हैं, 91 धातुएं हैं, और 27 हमारी अधातुएं होती हैं। ठीक है, यहाँ से समझ गए होंगे। तो 118 टोटल तत्व हैं, इनमें से 91 धातुएं हैं और 27 अधातुएं होती हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु यानी मेटल कौन सी होती है, तो एल्यूमिनियम होती है। कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन तत्व होता है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम होती है। कौन सी होती है, लिथियम धातु होती है। सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो अनऑक्टियम होता है। कौन सा होता है, अनऑक्टियम होता है सबसे भारी तत्व। और सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओसियम होती है। कौन सी, ओसियम, हाई डेंसिटी होती है इसकी, ओसियम की। अगला देखते हैं, इसमें थोड़ा सा पॉइंट और है, मिड पॉइंट। ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम पारा कहते हैं, और ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसे हम ब्रोमीन कहते हैं। तो धातु आ जाएगा तो पारा, अगर अधातु आ जाए तो ब्रोमीन। दोनों ही कैसी होती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एटॉमिक साइज यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता के बारे में एक बार देखते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में एटॉमिक साइज के बारे में अगर बात करें तो ऊपर से जब हम नीचे के लिए आते हैं, ऊपर से नीचे के लिए आते हैं तो इनकी साइज कैसी है, बढ़ती हुई चली जाती है। कैसे बढ़ती हुई चली जाती है, पहले देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर होते हैं 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो क्या साइज में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, यानी साइज बढ़ती हुई चली आ रही है परमाणुओं की। ठीक है, साइज कह रही बढ़ती, यानी क्वेश्चन आएगा ऊपर से नीचे जाने पर इनके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो साइज हमेशा इनकी बढ़ती हुई ही चली जाती है। अगला देखते हैं। अब साइज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल को अब अच्छे से एक बार देखते हैं। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कह रहे हो साइज बढ़ रही है। पहले होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे होता है लिथियम, लिथियम के नीचे होता है सोडियम। तो देखो परमाणु क्रमांक 1, 3, ठीक है, 1, 3, और इसका सोडियम कितना होता है 11, 1, 3, 11। आ गया होगा समझ में। तो यानी साइज में क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही, यानी साइज इनकी बढ़ जाती है, ऊपर से हम नीचे आते हैं। और अब देखते हैं इसके अगले टॉपिक को, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को और देखते हैं। एटॉमिक साइज, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। साइज कैसी हो जाती है, बढ़ती है। ठीक, अब देखते हैं बाएं से दाएं जाने पर, यानी इस साइड से स्टार्ट करेंगे और इस साइड वाले जाने पर तो क्या होती है, इनकी साइज घटती हुई चली जाती। कैसी होती, घटती हुई चली जाती। जैसे देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो बाएं से दाएं जाने पर इनकी साइज में क्या हो जाता है, घटती हुई चली जाती है। जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जितने इसके प्रोटॉन वो परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, उतने ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर इसके इलेक्ट्रॉन जितने दूर ही चले जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, साइज यानी घटती हुई चली जाती है, इनकी पकड़ मजबूत नहीं रहती है। ठीक है, और अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। थोड़ा पहले इससे फिगर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तब भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। और अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ जाती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगर ऊपर से नीचे के लिए आएंगे
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है, और लेकिन जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं, कई बार इनकी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तो मेंडलीव का आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो कहा था मेंडलीव का। अब मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। यानी इनने कहा था कि द्रव्यमान संख्या, इनने कहा था परमाणु क्रमांक, बस इतना अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अब देखते हैं इनके क्वेश्चनों के बारे में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? पहला इसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने। सबसे पहले कौन आए थे? डोबेराइनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक संबंध नियम किसका था? तो त्रिक संबंध नियम पता ही होगा किसका था? डोबेराइनर का अपना त्रिक संबंध नियम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टक नियम पता ही है किसने दिया था? वो दिया था न्यूलैंड ने, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आवर्त सारणी किसने दिया था? सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी। किसकी? मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त नियम मोजले ने दिया था। किसने दिया था? मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें था परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या के हिसाब से इनने सजाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी थी? वर्ग कितने थे? ठीक है, तो वर्ग इसमें आधुनिक में कितने वर्ग थे? तो आधुनिक में तो 18 वर्ग हो गए थे। कितने वर्ग हो गए थे? 18। 7 आवर्त, 1 2 3 7 आवर्त और 18 वर्ग था। 18 वर्ग में अक्रिय गैसों को रखा गया और 17वें में हेलोजन गैसों को रखा गया है, वो भी ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये आवर्त कितने थे? तो 7 आवर्त थे। ठीक है, और वर्ग कितने थे? 18 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था, तो कैसे किया था? बढ़ते हुए परमाणु आयतन, परमाणु भार, परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया था। किस हिसाब से? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से सजाया था मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु वर्ग कहा जाता है? पता ही होगा। 11वें में कौन कौन से थे? एजी था, एयू था और यहाँ पे कॉपर भी था। तो इनके सिक्के ढालेगा इसलिए इनको सिक्का वर्ग भी कहा गया 11वें वर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य समूह में रखे गए किस तत्व नाम से जाने जाती हैं शून्य समूह में? तो शून्य समूह में कौन सी गैसें थी? निष्क्रिय गैसें थी या अक्रिय गैसें थी? कौन सी गैसें थी? निष्क्रिय गैसें थी। डी नंबर हो जाएगा सही। सबसे भारी धातु कौन सी है? यह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके आप बताना। बहुत ही सिंपल है, सबसे भारी धातु कौन सी है पता चल जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता देना। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये भी बता ही देना सबसे हल्की धातु कौन सी है। ठीक है, अगला है सबसे हल्का धातु कौन सा है? ये तुम लोगों को बच्चों वाले क्वेश्चन है, इनके कमेंट करके सभी बता देना एक बार, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन सा है? फ्लोरीन है, जल्दी क्रिया कर लेता है एकदम तुरंत। ठीक है, कौन? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम है, परेशान होने की बात ही नहीं है कोई, हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताओ कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है? प्रत्येक आवर्त का एक अंतिम सदस्य हमारा 18वें में पहुंच जाता है और 18वें में क्या हो जाती है? निष्क्रिय गैसें हैं।
तो यानी क्या हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, एक निष्क्रिय गैस होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या है, तो क्षारीय धातु है। क्या है, क्षार धातु में कहलाता है, और दूसरे को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने हैं, 8 रखे जाते हैं पहले में, क्योंकि 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, इन दूसरे की बात कर रहा है तो 8 हो जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो यहाँ पे तो बता ही देना ना 5वें में कितने हैं। देखो अच्छे से यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 गिन लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5वें में कितने, 18, यानी 18 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नंबर सी यहाँ इज़ द करेक्ट आंसर, 18। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, और अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल ही अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को अंत तक एक बार जरूर हर एक व्यक्ति को दे, क्योंकि ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस तमाम भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ख़ास तौर से रेलवेज़ के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है आवर्त सारणी वाला। ठीक है, जय हिंद।